लोकल लोग से बहुत सपोर्ट मिला। दुर्ग भिलाई की ऑडियंस इतनी प्यारी ना। इतना जरूरत क्या है 30-40 रोटी खाने का, 2 किलो घी, 2 किलो चावल। पता नहीं लोगों को मेरी चीजें वियर्ड कैसे लग जा रही है। किसी आर्मी वाले लोग को देखोगे वो लोग भी इतना खाते हैं। कैसे इंस्पायर हुए इस फिटनेस जर्नी के लिए? पता नहीं क्या मन करता था, सुबह उठ के मैं दौड़ने लगता था। 7th क्लास में ही मैं स्टेट लेवल रनिंग किया, वहाँ से सिलेक्ट हुआ, फिर नेशनल गया। ट्रेंड सा चल गया था विशाखापट्टनम जाने का। विशाखापट्टनम के बोर्डिंग स्कूल वो पूरे जेल थे, वहाँ पर ऐसा मारते हैं ना। मैंने सोचा कि आज मेरा 22nd बर्थडे, आज से 75 हार्ट चालू किया जाए। क्यों स्टार्ट किया इसको? क्योंकि सर मेरी लाइफ एकदम बर्बाद टाइप से लग रही थी। 2 बॉटल खत्म हो जा रही है 5 लोग के बीच, इस टाइप से ड्रिंक करते थे। डे 1 और डे 75 में क्या ग्रोथ था? इंस्टाग्राम पे क्या रीच था? 75 सबसे लास्ट डे में क्या स्पेशल किया जाए, पब्लिक क्यूरियस थी। मैं पूछा कि रायपुर तक दौड़ो क्या? सबने सपोर्ट दिखा दिया, बोले कि हाँ भाई दौड़ो। रनिंग करना चाहिए या फिर जिम करना चाहिए या फिर योगा? ये तीनों आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है, बट आप आज के असल में ये तीनों को कैरी नहीं कर सकते। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसके रीच को बूस्ट करने के लिए गलत सलत वीडियोस भी बना रहे हैं। 6 महीना 1 साल का टारगेट रखते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट लेना चालू कर देते हैं, जिसके बावजूद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो गलत चीज़ों पे उनका ध्यान जाने लगता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज के पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है आपका। तो हम छत्तीसगढ़ के उन लोगों से आपको मिलाते हैं जो अपने मेहनत और मैडनेस से छत्तीसगढ़ को बदल रहे हैं और अपना भी नाम रोशन कर रहे हैं। सो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सूर्य प्रताप सिंह। ये बल्किंग के वीडियोस बनाते हैं, एक साथ 40-50 रोटी, 2 किलो घी, 4 किलो चावल खा जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर के चर्चा से बिलोंग करते हैं, BIT के 4th ईयर में हैं और इतने कम टाइम में इन्होंने मसल ब्लेज, स्विगी ऐसे बहुत सारे बिग ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है। सो आज हम लोग इनसे मिलने वाले हैं, बहुत सारे टॉपिक से बात करने वाले, शायद आप लोगों को भी काम आ जाए जो ऑलरेडी एक कंटेंट क्रिएटर हैं। सो मिलते हैं सूर्य प्रताप सिंह से और काफ़ी सारे चीज़ों पे बातें करने वाले हैं। सो थैंक यू सूर्या हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू मनीष जी। सो फाइनल ईयर में टाइम आपको कैसे मिलता है ये सब चीज़ों को करने के लिए? इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में ही टाइम मिलता है ये सब चीज़ें करने के लिए, क्योंकि हम लोग देख लीजिएगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 3rd ईयर के मतलब कि 6th सेमेस्टर से कॉलेज जाना बंद ही कर देते हैं। हाँ, बंद कर देता है। और फाइनल ईयर में तो सिर्फ सीटी और एग्ज़ाम्स देने ही जाते हैं और अपना प्रैक्टिकल वगैरह हो गया उसके लिए जाते हैं। हाँ। तो मेरे पास आज के डेट में थोड़ा अच्छा खासा टाइम है कॉलेज में रहते हुए। इतना ज़रूरत क्या है 30-40 रोटी खाने का, 2 किलो घी, 2 किलो चावल? अगर आप देखोगे कि मेरे को लोग बोलते हैं कि मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ और 30-40 रोटी खाता हूँ। हाँ। मतलब कि और उसी की वजह से मैं वायरल भी हो गया। बट ये है, अगर रियलिटी देखोगे तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स लोग को इतना व्यूज़ नहीं आता है। व्यूज़ सबसे ज़्यादा आता है इंटरटेनिंग फील्ड में, या फिर कुछ वियर्ड या यूनिक हो। वियर्ड या भी यूनिक करे। पता नहीं लोगों को मेरी चीज़ें वियर्ड कैसे लग जा रही है। अगर आप, मैंने ये चीज़ें अपने एक रील में भी बोली थी कि अगर आप किसी आर्मी वाले लोग को देखोगे और किसी पुलिस भर्ती वाले लोग को, वो लोग भी इतना खाते हैं। तो वही चीज़ें मैंने ट्राई की, क्योंकि मैं डेली 15 किलोमीटर दौड़ता हूँ, 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो उसके टाइप से खाता भी हूँ। ऑब्वियस सी बात है 25 रोटी खाना अच्छी बात नहीं है, बट 15 रोटी मेरा एवरेज रहता था, तो 25 रोटी खाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट कर लेता था। तो ये आप प्लान कैसे करते हो? मतलब ये एक दिन पहले प्लान हो जाता है या फिर हॉस्टल में जो बन रहा है वो खाना है? जो बन रहा है वही खा लेता हूँ। थोड़ी पास्ट लाइफ भी इससे रिलेट करती है, क्योंकि मैं प्राइवेट हॉस्टल में रहा हूँ। मतलब कि बहुत ट्रॉमेटाइजिंग जगह थी वो। मैंने अपना बचपन जहाँ पर बिताया है। कहाँ पे? विश्रामपुर में कार्मल Okay. कॉन्वेंट, ICSC स्कूल था, कार्मल कॉन्वेंट। वहीं पर पास में एक प्राइवेट हॉस्टल था, जहाँ पर बहुत गलत टाइम बिताया मैंने। क्या था वहाँ पे? ऐसा कुछ बैड हैबिट्स हो गए थे या फिर? बैड हैबिट्स नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं क्लास 5 से क्लास 8 तक इस विश्रामपुर में पढ़ा था, ICSC स्कूल में। तो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत गंदा था। मतलब कि मैं क्या बताऊँ, बुलिंग से भी बुरी चीज़ें हुई है मेरे साथ, लाइक रैगिंग वगैरह? रैगिंग से भी बदतर चीज़ है। बहुत, वो टाइम मेरे लिए ट्रॉमेटाइजिंग था। अगर आप ये यूट्यूब में डालोगे तो मैं वो चीज़ें बोल भी नहीं सकता जो मैं करने जा रहा था। ऐसी चीज़ें हो गई थी मेरे साथ, बट कोप अप किया, ढीठ बने रहे, ढीठ
ढीठ लोगों का ही आगे जाके कुछ हो पाता है, मेरे को ऐसा लगता है। कैसे इंस्पायर हुए इस फिटनेस जर्नी के लिए? मेरे हॉस्टल जाने का रीज़न ही यही था कि मैं एक कोल माइन एरिया से बिलोंग करता हूँ, SACL कोल माइन साउथ। चर्चा। हाँ, चर्चा कॉलोनी कोल माइन नॉर्मली अपने भिलाई रायपुर तरफ के लोग नहीं जानते हैं, बैकुंठपुर, विश्रामपुर। नहीं जानते हैं उधर, बट वो एक कोल माइन एरिया है, तो वहाँ का एरिया थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहता है। क्या है कि बहुत गलत गलत टाइप के नशे होते हैं। मेरे मम्मी पापा मेरे को नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ रहूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करता तो रहन देते मेरे को अपने साथ, बट मैं बचपन से ही घर से निकल जाता था स्कूल से आकर स्पोर्ट्स खेलने के लिए। स्कूल से आया, कपड़े के बैग में अपने शूज़ डाले, टांगा और साइकिल लेके निकल लिया। तो क्लास 4 तक यही चला। तो फैमिली वाले लोगों ने डिसाइड किया कि इसको बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाए। देन आई वेंट टू बोर्डिंग स्कूल ICSC। फिर वहाँ पर भी मैंने स्पोर्ट्स खेलना नहीं छोड़ा, और 7th और 8th क्लास में नेशनल किया मैं। पता नहीं क्या मन करता था, सुबह उठ के मैं दौड़ने लगता था। क्लास 6 से रनिंग स्टार्ट किया हूँ मैं, और 7th क्लास में ही मैं स्टेट लेवल रनिंग किया, वहाँ से सिलेक्ट हुआ। फिर नेशनल गया ओपन में 200 मीटर रेस में, और डिस्कस थ्रो में ही। डिस्कस थ्रो आपको पता है? हाँ हाँ प्लेन हाँ, फेंकते हैं। उसको फेंकने का इंस्पिरेशन मेरे को एक ऐड से मिला था। आप स्पाइस मोबाइल जानते हो, हाँ कीपैड हाँ, वाला? स्पाइस यूज किया हमने। उसका एक ऐड आता था, मेरे सपनों की सवारी है, ऐसे करके। तो फिर 7th तक आपने मतलब रनिंग वगैरह इस पे? 8th में भी नेशनल किया। अच्छा। और उसके बाद ये बात पता चली घर में कि मैं अभी भी खेल कूद रहा हूँ, तो क्लास 9 से मेरे को विशाखापट्टनम भेज दिया गया। तो ये सब खेलना तो अच्छी बात है ना, मतलब ये बुरी नहीं, बात? अब पेरेंट्स लोग का तो यही है कि भाई एक सिक्योर लाइफ हो मेरे बेटे के पास, ये रिस्क वाली चीज़ें क्यों करना कि इसको दिन भर खिलाते रहो। क्या गारंटी है कि आगे जाके स्पोर्ट्स में ही अपना कुछ कैरियर लगा सेटल ले। होगा कि नहीं? हाँ, तो उन्होंने भेज दिया विशाखापट्टनम। वो जगह तो पूरी जेल थी भाई। विशाखापट्टनम के बोर्डिंग स्कूल वो पूरे जेल थे। मेरे को याद है, मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स, उस टाइम ट्रेंड सा चल गया था विशाखापट्टनम जाने का। विशाखापट्टनम, हाँ। ये क्या, मैं मेरे ख्याल से ये 2013 से, मतलब ये 2018 के आसपास, इस टाइम पे बहुत ट्रेंड था ये विशाखापट्टनम में स्कूलिंग का, बोर्डिंग हाँ, और वहाँ की स्टोरीज मैंने सुनी है, मतलब लोग क्या क्या वहाँ करते हैं। से। आपको ऐसा लगता है ना कि टीचर्स वगैरह मार नहीं सकते बच्चों को, आप ना वहाँ पर रहोगे ना तब आपको पता चलेगा। वहाँ पर ऐसा मारते हैं ना, क्योंकि सब कुछ एकदम टाइटली पैक्ड है। स्टार्टिंग में गर्ल्स हॉस्टल है, बीच वाला बिल्डिंग स्कूल है, उसके बाद बॉयज़ हॉस्टल, और ये तीनों एक बाउंड्री के अंदर है, इसके बाहर कहीं नहीं जाना है। और इसी बाउंड्री के अंदर ना ही स्टूडेंट के पास फ़ोन है, ना ही कुछ, बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। वहाँ कैसा लाइफ था? वहाँ पर अच्छी लाइफ थी, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बहुत थे, डिसिप्लिन तो बहुत सीख गया था मैं, तो डिसिप्लिन में रहता था, और मार भी बहुत खाए। भागते वगैरह थे, सस्पेंड हो जाते थे। ये सब 11th-12th? नहीं, ये 9th-10th की बात है। 9th-10th की बात है। हाँ, 9th-10th की बात है। वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। जैसे मैंने बताया ना कि मैं ये प्राइवेट हॉस्टल में रहता था, वहाँ पर हलवा जैसा चावल, पानी जैसा दाल, और आलू की सब्जी आलू की compulsory। सब्जी, हाँ, ये सब खा खा के बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होते। आपको पता है वहाँ पर स्पेशल क्या मिलता था? डोसा, संडे को। एक दिन एक दिन मैं आज भी याद करता हूँ ना, बहुत डिप्रेशन में चले जाता हूँ कि कैसा मोमेंट चला था। तो उसके कंपैरिजन में जब मैं विशाखापट्टनम में गया, वहाँ पर खाना बहुत अच्छा लगता था। साउथ का खाना अच्छा ही लगता है एक्चुअली, थोड़ी खट्टी चीज़ें खाने में मेरे को अच्छा लगता है, जैसे राइस और क्या कहते हैं वो रसम सुना है मैंने। हाँ, रसम वही, रसम और चारू पानी कहते हैं। तो वो बहुत सही लगता था, पेट भर के खाता था उधर। तो ईटिंग हैबिट वहाँ से स्टार्ट हुई या फिर और टाइम लगा अभी? नहीं, थोड़ा और टाइम लगा। अच्छा, ईटिंग हैबिट मेरा स्टार्ट हुआ 11-12 से। वो कहाँ पे हुआ? वो भी विशाखापट्टनम में ही, बट मैंने स्कूल चेंज किया। ग्रीन वैली करके एक स्कूल था, दैट स्कूल मतलब कि मेरे दिल में है वो स्कूल। वो स्कूल पता है, वो 6 पहाड़ों के बीच में था वो स्कूल, इतनी सुंदर जगह पे थी। ओके। हर लोग वहाँ पर इतना मस्ती किए हैं, मतलब बीच में ग्राउंड था, फुटबॉल ग्राउंड, वहीं से मैंने रनिंग स्टार्ट किया। क्योंकि विशाखापट्टनम में 2 स्कूल फेमस है, नारायणा चैतन्य, ये दोनों पूरे जेल के बराबर है। वहाँ पर टीचर लोग घर में लड़ते हैं और इधर आके हम लोग को मारते हैं दबा के स्कूल में। पता है किस तरीके से मारते हैं? हम लोग को प्लेट हम लोग खुद रखते थे ना पर्सनली, तो क्लासरूम से उठ के जाते थे, मैस खाते थे, तो मतलब और धो के वापस रखते थे हम लोग खुद।
तो वो लोग प्लेट निकाल के मारते थे हम लोग को। टीचर्स इतना डेंजरस मारते ऐसा भी होता है मतलब? थे। हाँ अभी भी होता है, फिर अभी बंद हो गया हाँ होगा? होता होगा, किसको पता चल रहा है। फोन वगैरह उधर कोई नहीं रखता है। बहुत बुरा मारते हैं भाई उधर टीचर लोग। नहीं, हमारे टाइम तक तो स्कूल में चलता था मारना पीटना, उसको पेरेंट्स ठीक भी है बोलते थे। बट अभी तो अगर किसी स्कूल में ऐसा होता है तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं। होता है नारायणा चैतन्य में होता है। 11th-12th में मैं ग्रीन वैली करके एक कॉलेज है, मैं मतलब कि 11th-12th के लिए 11th-12th के लिए ग्रीन वैली ककात्या पब्लिक स्कूल। तो वहीं पर क्या वो थोड़ा सा फ्रीडम दिया हम लोग को, बहुत अच्छा लगा। हम लोग वहाँ पर पहाड़ में दौड़ दौड़ के चले जाते थे। वहाँ के पहाड़ों में हम लोग का कोशिश था कि हर पहाड़ के ऊपर एक झंडा लगा के आए। हाँ झंडा तो था नहीं अपने पास, बेडशीट लगा के आ जाते थे एक निशानी दिखाने के लिए कि हम लोग इस पहाड़ पे चढ़े थे। ऊपर से जगदलपुर वाले लड़के वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, तो वो तो एकदम ट्रैकिंग में आगे। जगदलपुर वाले लड़के लोग घूमी लोग अप्रोच करते थे। हमारा एडिटर प्रकाश ये जगदलपुर से है। प्रकाश वो समझते होंगे। फिर देन फिर वहाँ पर से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली रनिंग वगैरह करने की। और साउथ में ना बहुत भयानक कंपटीशन रहता ओपन में, ओपन एथलेटिक्स में। मैं गया, मैं स्टेट लेवल क्रॉस ही नहीं कर पाया, ना ही 200 मीटर रेस में, ना ही डिस्कस थ्रो में। बहुत भयानक कॉम्पिटिटर आते हैं भाई। और इन लोगों के साथ आपको पता है साउथ में ना कबड्डी का बहुत क्रेज़ है। एक लड़के का पता है, उन लोग इतना डेंजर खेलते हैं ना। गवर्नमेंट स्कूल वाले साउथ के लोग बहुत डेंजर कबड्डी खेलते हैं। लोग रिप्स वगैरह तोड़ देते हैं। मेरे आँख के सामने तोड़े थे। तो वहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर भी देखा, हर कोई एकदम स्पोर्ट्स में पागल रहता है, एकदम दिल से लेता है कोई भी अगर वो स्पोर्ट्स खेल रहा है। आइदर वो रनिंग हो, आइदर वो फुटबॉलर हो, आइदर कबड्डी प्लेयर, एकदम हाईली डेडिकेटेड वो स्पोर्ट्स के लिए। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा लिबर्टी मिला। वहाँ पर भी स्टेट लेवल तक मैंने स्पोर्ट्स वगैरह खेला। और उसके बाद डेली रनिंग करता था। मेरे को बहुत सारे लोग ना इंस्पिरेशन लेते थे। फुटबॉल ग्राउंड है, मैंने एक टाइम उसका 60 चक्कर लगा दिया था। हाँ अकेले, मतलब 2 घंटे तक कंटिन्यूस रनिंग कर रहा था। फुटबॉल ग्राउंड के आउटर का 60 चक्कर लगा दिया था पूरे। मेरे प्रिंसिपल सर लोग भी, मतलब कि मम्मी लोग ना ऑब्वियसली प्रिंसिपल सर, ये वाइस प्रिंसिपल सर लोग को कॉल लगा के हालचाल पूछते हैं। वो लोग बताते थे मेरे घर में पढ़ाई वगैरह ठीक ही कर रहा है, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ करते रहता है, अच्छा खेलता है, डेली सुबह उठ के दौड़ लगाता है। ऐसे करके तारीफ़ करते तो बहुत अच्छा लगता था। तो रनिंग और डिस्कस के अलावा भी और कोई स्पोर्ट्स या फिर यही दोनों? हाँ सब खेलता हूँ मैं सब, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल। फुटबॉल में गोलकीपर हूँ, बास्केटबॉल में बस पास करता हूँ, उतना एक्यूरेसी नहीं है मेरे पास। तो लाइक आप बचपन से ही इतने हाई एनर्जी एथलेटिक्स हाँ पे हाई हो? एनर्जी, एकदम हर जगह कूदते रहना मेरे को तो ये ऐसा क्यों है? लाइक ऐसा कुछ जेनेटिक्स है या फिर चर्चा के लोग ऐसा करते हैं? जेनेटिक्स हो सकता है, क्योंकि ना ही मेरे दादाजी का पेट निकला था, ना ही मेरे पापा का पेट निकला है, और ना ही मेरा टमी वगैरह आता है। तो ये है थोड़ा सा जेनेटिक्स मेरे में, एकदम हाइपर एक्टिव रहता हूँ हर वक्त। आप फिटनेस के लिए सब कुछ कर रहे हो, है ना? आपकी चीज़ें चल रही है, आप दौड़ भी रहे हो, फिर ये वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली क्या है, जब मैं 11th-12th में रनिंग करता था ना अपने ग्राउंड में, वहाँ पर थोड़ा सा लिबर्टी था। वहाँ पर ना लड़का लड़की, हाँ ये चीज़ भी, और लड़का लड़की बात नहीं कर सकते थे, बहुत गंदा मारते थे भाई। एक पीटी टीचर मैम, वो लड़कियों को मारती थी। वो तो इवन पीटी सर भी मारता था लड़कियों को, ऐसे बाल वाल पकड़ के नील डाउन करा के थप्पड़ मार देता था। ओके। 9th-10th में तो 11th-12th में थोड़ा सा लिबर्टी था उधर। अच्छे से थे, बहुत बहुत अच्छे से रहते थे लड़का लड़की लोग, बातचीत वगैरह सब बढ़िया। तो मेरे को ना इनकरेज करती थी। एक अकाउंटेंट की मैम थी, बहुत सुंदर थी वो वो मेरे को हमेशा इनकरेज करती थी ना कि वाह सूर्या दौड़ो। तो वो लोग मेरे को इनकरेज करते थे ना, बाप रे। इवन मैं 20 राउंड्स दौड़ा हूँ ग्राउंड का, उसके बावजूद पता है लास्ट में मैं 2 राउंड फुल स्पीड में लगा रहा हूँ। मतलब कि ऐसा सीन था। तो मतलब कोई मेरे को इनकरेज करता था ना, लोग मेरे को देखते थे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलता था। तो 2020 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ। मैं ये समझ गया था कि लोग मेरे को इनकरेज करते हैं, वो भाई मेरे को और बूस्ट देता है। तो उसके बाद 2020 मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। आई थिंक 22 को लॉकडाउन लग गया लॉकडाउन लगा, ये गेमिंग
पबजी का क्रेज़ बढ़ गया, वीडियो वगैरह बनाते थे, मेरा भी एक चैनल था ऐसे ही पबजी खेलते हुए, तो उसमें से मैं एडिटिंग करना सीखा था। मैं देखा कि फ्रेम कटिंग क्या होता है, मतलब कि क्लिप कटिंग, फ्रेम लगाना, स्लो मोशन करना, ऐसे बीच बीच में इफेक्ट्स लगाना। फोन पे ही। हाँ, फ़ोन पे। तो वही सब करता था, सीख गया थोड़ा सा उसमें से। सो आप इतनी रनिंग करते हैं, डिस्कस थ्रो भी करते हैं, है ना, इतनी हाई एथलेटिक चीज़ें करते हैं, अब उसको आप वीडियो पे रिकॉर्ड करने का कैसे सोचते हैं? इसके लिए तो स्ट्रगल किया हूँ मैं थोड़ा हमेशा फ़ोन फ़ोन लेके घूमता था, ट्राइपॉड लेके ऐसे ही अपने पॉकेट में फंसा के, जहाँ मौका मिलता था फ़ोन ट्राइपॉड रिकॉर्डिंग में रख देता था, उसके सामने अपनी चीज़ें करना, फ़ोन ट्राइपॉड को हाथ में पकड़ के दौड़ते रहना। तो इस तरीके से मैंने खुद को शूट किया है। बहुत सारे लोग, मतलब जहाँ मैं जिम जाता हूँ वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं फिटनेस वाले। अच्छा, वो आप ये पूछे कि मैं स्टार्ट क्यों किया? हाँ, क्यों स्टार्ट किए इसको? क्योंकि सर मेरी लाइफ एकदम बर्बाद टाइप से लग रही थी। कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में। आप समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रुप में रहता है ना, सबको चैलेंज कर देता है, भाई मेरे को कोई नशा दिला के दिखा दो भाई, तेरे भाई को नशा नहीं चढ़ता है। 2-2 बॉटल ख़त्म हो जा रही है 5 लोग के बीच, 3-3 बॉटल ख़त्म हो जा रही है, इस टाइप से ड्रिंक करते थे। ये कॉलेज में तो चलता है। कॉलेज में चलता है, मतलब कि पता, घर वालों को भी पता थी कि मेरी ख़राब आदतें हैं। पैसा देने के लिए नहीं करते थे मेरे को, कुछ भी ज़रूरत है बेटा तो क्यूआर भेज दे, हर लोग पे कर दे रहे हैं, नहीं ज़बरदस्ती पैसे मांगता था, मतलब समझ रहे हो। और मेरे घर वाले जानते थे कि ये पैसा लेगा तो वही बुरी की हरकतें करेगा, ये सब चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था मेरे को। बीआईटी कॉलेज बहुत रेप्यूटेड है, मतलब है रेपुटेटेड ना। है। बट आजकल क्या सभी कॉलेजेस में ऐसा हो रहा है? हमारे टाइम पे तो थोड़ा सा कम होता था, अच्छा बट सर, आजकल मैंने खुद सिखाया है 2-3 लोगों को अपने कॉलेज में, लेकिन मैं थोड़ा सा गलत लड़का था उस टाइम तक। हाँ, कुछ ज़्यादा ही नशे में एडिक्ट हो गया था, क्योंकि मेरे को अपना कोई फ्यूचर भी नहीं दिख रहा था। आपको पता है, मेरे को ये भी नहीं पता था 11-12 में कि जेई क्या होता है, मतलब जेई होता है, जेई क्यों देते हैं। मैंने मैथ्स क्यों लिया मेरे को ये भी नहीं पता था। अगर आप मैथ्स लियो तो आपका अल्टीमेट टारगेट है कि आपको आईआईटी जाना है। आईआईटी जाने के लिए आपको जेई पढ़ना पड़ेगा। जेई मीन्स जेई एडवांस आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये रहता है, ये हर स्टूडेंट का माइंडसेट रहता है। मेरे को पता ही नहीं था, मैंने सीजीपीईटी दिया, मेरा रैंक लगा, और मेरी मम्मी दीदी ने मेरे को ये कॉलेज भेज दिया। इस तरीके से मैं कॉलेज आया हूँ। बट बीआईटी तो सबसे पहले फिल होता है ना छत्तीसगढ़ में, तो रैंक तो अच्छा ही रहा होगा। हाँ, रैंक था अच्छा था, फिर क्योंकि मैं एडिक्शन। मैथ्स स्टूडेंट था ना। हाँ, मेरे को मैथ्स। मैथ्स बहुत पसंद था। बट यहाँ का पढ़ाई वढ़ाई देख के, कि सिविल टफ है। इंजीनियरिंग का सबसे हार्ड सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मैकेनिकल और सिविल आता है। आई थिंक सीएस। सीएस इंटरेस्टिंग है और हाँ प्रैक्टिकल है थोड़ा सा। हाँ, सीएस को हार्ड नहीं बोल सकते, बट नॉर्मल सब्जेक्ट है। ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये तो बहुत टफ सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो मैं ले लिया सिविल, और सारी चीज़ें एकदम ऊपर ऊपर से ना जाने लगी मेरे। बस प्रैक्टिकल में ही अच्छा रहता था, सिविल में तो वही पूरा सीमेंट मिट्टी ये सब से काम का प्रैक्टिकल देना पड़ता है लोग को। तो मतलब प्रैक्टिकल में ठीक था, बट थ्योरी में बिगड़ जाती थी, क्योंकि मेरे को मैथ्स के साथ केमिस्ट्री अच्छा लगता था। मैं केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब बहुत अच्छे से करता था, बट फिज़िक्स से सारी चीज़ें बिगड़ गई मेरी। तो इसीलिए कॉलेज में सिर्फ मैथ्स और फिज़िक्स ही था। इसी की वजह से पढ़ाई भी बिगड़ी मेरी, मेरे को अपना कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं सोचा कि भाई घर कुछ तो प्रोडक्टिव किया जाए। रोया गाया, एक आईफोन 13 सेकेंड हैंड घर वाले लोग से खरीदा है मैं। ऐसे ही उस टाइम भी प्लान नहीं था कि वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, गेम खेलने के लिए। गेम वो पबजी वगैरह है ना, आईफोन में बहुत अच्छे चलते थे। फिर मेरे को पता चला कि वीडियो वगैरह बहुत अच्छा शूट कर लेता हूँ मैं, एडिटिंग भी बहुत अच्छा कर ले रहा हूँ, नॉर्मल डिसेंट टाइप का। मैं सोचा कि भाई इतना रनिंग करता हूँ, चलो खुद को शूट किया जाए। 75 आर्ट बहुत ट्रेंड में आ गया ना उतना टाइम। अंकित बयानपुरिया ने किया 75 आर्ट, उस टाइम बहुत ट्रेंड में आया था। तो मेरा भी थोड़ा सा पर्सनैलिटी था, आपको लोगों को पता है कि मैंने ना अपने जूनियर्स लोग को बहुत इंस्पायर किया है रनिंग स्पोर्ट्स खेलने के लिए, बहुत इंस्पायर किया है। तो वो लोग मेरा हालचाल पूछते रहते थे इंस्टाग्राम में, और भैया क्या कर रहे हो ऐसे वैसे करके। मेरे पास दोस्त से ज़्यादा जूनियर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स उतने अच्छे नहीं हैं।
मेरे पास जितने अच्छे जूनियर्स हैं क्योंकि फ्रेंड लोगों के साथ पता नहीं ज़्यादा कोप अप नहीं हो पाता है, जब तक ड्रिंक कर रहे हैं तब तक दोस्त हैं लेकिन जूनियर लोग का क्या है कि बढ़िया जमता है जूनियर लोग के साथ, कहीं भी बुला लो, क्या काम है सर, ऐसा है वैसा है, कुछ भी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है जूनियर लोग। आज के डेट पे भी पता है मेरे स्कूल्स के जूनियर लोग के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। ओके। मैंने सोचा कि आज मेरा 22nd बर्थडे है, आज से 75 हार्ट चालू किया जाए पिछले साल का बात है, 2024 जनवरी 27 का मैंने 75 हार्ट चैलेंज लिया, वीडियो बनाना चालू किया, देख रहा था बहुत डिसेंट रिस्पांस। फिर मैंने एक वीडियो बनाया ये ग्लोब चौक का, कि मैं ग्लोब चौक तक रनिंग करके गया हूँ, टोटल 14 किलोमीटर दौड़ा हूँ ऐसे करके। स्टार्टिंग में तो 2 किलोमीटर्स रनिंग, ये सब बुरी आदतों से इतना मैं वो हो गया था। उस एडिक्शन को छोड़ने के लिए हाँ। रनिंग फिर से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर भी एकदम हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ऐसा क्या है कि ना स्पोर्ट्स वगैरह खेल लेते हैं वो सब चल जाता है, लेकिन जब running के लिए रनिंग किया stamina ना चाहिए। तब असली औकात पता चली कि भाई मेरे लंग्स क्या क्या हो चुके हैं आज के डेट पे। फिर धीरे धीरे कोप अप किया, 2 किलोमीटर को 3 किलोमीटर किया, उसके बाद 5 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, फिर डायरेक्ट दौड़ते गया फिर अच्छे खासे मैं सोचा कि भाई दुर्ग की पब्लिक ज़्यादा देख रही है तो दुर्ग को ही एक्सप्लोर किया जाए, कभी ग्लोब चौक से सनराइज़ दिखाऊंगा दुर्ग भिलाई की पब्लिक को, कभी मरोदा डैम से, ऐसे तो बस रनिंग करते गया, वीडियो वायरल हो गई वो ग्लोब चौक वाली। कितने दिन में 75 डेज से? 18th। ओके। हाँ अप्रॉक्स 20 दिन के अंदर आप अच्छी खासी रनिंग कर लेते? हाँ 20 दिन के अंदर अच्छी खासी रनिंग। अब क्या है कि स्टार्टिंग से ही एथलीट टाइप का था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा अपनी स्टेमिना को रीजनरेट करने में मेरे को। सो बस यही था, 20 दिन में मेरी वीडियो भी वायरल हो गई, अच्छे खासे रनिंग भी करने लग गया। फिर लोगों ने इतना इनकरेज करने लग गया कि किसी ने सजेस्ट किया था कि ये बोरिया गेट अपने भिलाई स्टील प्लांट का एंट्रेंस, वहाँ तक मैं दौड़ गया था। बाप रे वो तो सबसे एपिक मोमेंट था। मैंने 2 घंटा में वो रनिंग कंप्लीट की थी, 2 घंटा में 20 किलोमीटर 2 घंटा में, जो कि एवरेज मैराथन जो लोग दौड़ते हैं उसके एवरेज एथलीट लोग 2 घंटा में 20 किलोमीटर कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरे को बहुत अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील हुआ, लेकिन फिर भी 20 किलोमीटर दौड़ने के बाद मैं ज़मीन में ही लेट गया था हॉस्टल पहुंच के। तो फिर ऐसे ही एवरेज टाइप का रनिंग चलते रहा। 75 सबसे लास्ट डे में क्या स्पेशल किया जाए, पब्लिक क्यूरियस थी, मैं पूछा कि रायपुर तक दौड़ूं क्या, 40 किलोमीटर है, फुल मैराथन हो जाएगा। तो सबने सपोर्ट दिखा दिया, बोले कि हाँ भाई दौड़ो। और उस दिन हनुमान जयंती भी था, इतना परफेक्ट Okay. डे था वो रनिंग करने के लिए। और मैं स्ट्रेस में 11 बजे से 1 बजे तक बस सोया था। 1 बजे से जो नींद खुली, मैं 3 बजे तक जगा रहा, रेडी वेडी हुआ और 3 बजे रनिंग स्टार्ट कर दिया अपना। और बहुत टाइम भिलाई से रायपुर भिलाई रात से के रायपुर। 3 बजे? हाँ मेरे को 6 घंटे लग गए क्योंकि धूप वगैरह इतना ज़्यादा था। मैंने कम से कम 25 किलोमीटर रनिंग करा होगा। लोग बोलते हैं क्या भाई डायरेक्ट दौड़ गया, नहीं दौड़ सकता उतना कैसे वही डायरेक्ट वही दौड़ सकता। क्वेश्चन मैं भी पूछने वाला था। हाँ कितना रुक रुक के चल रहे थे? हाँ रुक रुक के चल रहा था मैं, मतलब कि ऐसे ही 3-4 किलोमीटर ऐसे। स्टार्टिंग में तो कंटिन्यूस ये पावर हाउस तक दौड़ा था मैं, उसके बाद से ये क्या बोलते हैं भिलाई 3 में रुका, फिर कुमारी में रुका, और उसके बाद रायपुर एंटर करते टाइम रुका था। तो ऐसा करके मेरे ख्याल से 25 या फिर 28 किलोमीटर मैंने रनिंग किया होगा, वो उससे ज़्यादा और उतना वॉक कर लिया मैं। क्योंकि आखिरी में जब PWD ऑफिस पहुंचा, नहीं NIT रायपुर, मेरे को अच्छे से आया, NIT रायपुर से पूरा वॉक करते हुए गया था रेलवे स्टेशन तक, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। सो इस 75 डेज चैलेंज में डे 1 और डे 75 में क्या ग्रोथ था? इंस्टाग्राम पे क्या रीच था? लोगों का बॉन्डिंग कैसा था? लोकल लोग से बहुत सपोर्ट मिला। दुर्ग भिलाई की ऑडियंस इतनी प्यारी ना, इतनी प्यारी ऑडियंस, बहुत सपोर्ट मिला उन लोग से, बहुत खुश था। 4000 फॉलोवर में ही 4000 फॉलोअर्स हो गए थे तो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। इंस्टाग्राम में पहला जो हिट चैलेंज था वो 75 डेज था। देन फिर उसके बाद क्या? उसके बाद चीज़ें नॉर्मल चलने लग गई,
मतलब हाँ, मतलब कि अपना रनिंग वगैरह का दिखाते रहता था। मेरे को ना एक्चुअली ना रनिंग को कोई ना उतना ज़्यादा दिखाता नहीं। रनिंग मतलब कि सिर्फ मैराथन दौड़ने वाले ही रनिंग करते हैं ऐसे करके, जबकि फिट रहने का सबसे बेस्ट ऑप्शन रनिंग ही है आपके पास। वो बात अलग है कि आप ओबेज हो, ओवरवेट हो, रनिंग करोगे तो घुटने वगैरह में प्रॉब्लम आ जाएगी। पहले वेट कम कर लो, उसके बाद रनिंग स्टार्ट करो। तो रनिंग करना सबसे बेस्ट चीज़ है फिट रहने के लिए। मेरे को तो ये मेरा यही मानना है। ऐसा भी बोलते हैं ना कि रनिंग बहुत ज़्यादा करने से बॉडी अडॉप्ट करने लगता है। आप जितना 10 किलोमीटर में थक रहे हैं, फिर वो 20 किलोमीटर थकेंगे, तो बॉडी अडॉप्ट करने लगेगी, फिर वो चेंजेस नहीं दिखेंगे। हाँ, मसल बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। मतलब एक्सेसिव कार्डियो करोगे तो मसल रिडक्शन होते हैं बॉडी में। तो एक्सेसिव कार्डियो नहीं करना है। आप डेली का 5 किलोमीटर भी दौड़ रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। रनिंग करना चाहिए या फिर जिम करना चाहिए या फिर योगा? देखिए, रनिंग, जिम और योगा ये तीनों आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, बट आप आज के हसल में ये तीनों को कैरी नहीं कर सकते। तो इसको हफ्ते में डिवाइड कर सकते हो आप। जैसे कि मैं भी कंटिन्यूस 3 दिन रनिंग करने के बाद एक दिन योगा करता था। इतना बेस्ट चीज़ था वो। या फिर आप इसका अपोजिट कर सकते हो, जो कि और बेस्ट है। आप हफ्ते में 3 दिन योगा करो, उसके बाद एक दिन रनिंग कर लो। तो बाकी जिम तो इंक्लूड करना चाहिए आपको। मेरा कॉलेज लाइफ और किसी का 9 to 5 वर्क टाइमिंग सेम है। ओके, मैं मॉर्निंग में रनिंग करता था, अपना कॉलेज वगैरह सब कंप्लीट करने के बाद शाम को जिम जाता था। सो ये सबसे बेस्ट चीज़ था मेरे लिए। और जिम करने के बाद मेरे को जिम और डिनर के बीच में मेरे को टाइम मिलता था एडिटिंग करने का। सो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद डिनर किया, रात को 2 घंटा पढ़ाई किया। उससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाता। एवरेज स्टूडेंट हूँ, 2 घंटे ही पढ़ ले रहा था, ठीक था। जब मैं हॉस्टल में रहता था तो वर्कआउट तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। खाना एकदम सड़ा हुआ मिलता था। तो मैं ट्राई भी किया जिम ज्वाइन करने का, लेकिन कभी हो नहीं पाया। बिकॉज अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और प्रॉपर डाइट नहीं है तो बॉडी और सूखने लग जाती है। होता है ना, हाँ, है ना? तो आप कर ले रहे हो, वीडियोस में तो देख रहे हैं हम, हॉस्टल के ही रोटी और सब्जी खा रहे हो आप, तो कैसे पॉसिबल है? मेरे को मेरे कॉलेज के हॉस्टल में बहुत ज़्यादा टेस्ट मिलता है, क्योंकि मैंने बचपन से घर का खाना नहीं खाया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट लोग रहते हैं जो कि डायरेक्ट 11th-12th घर में करते हैं, मतलब घर से ही करते हैं, उसके बाद हॉस्टल आते हैं डायरेक्ट कॉलेज में। मेरा सीन अलग था, मैं बचपन से ही हॉस्टल था। जैसे आपको बताया ना, ऐसे स्कूल में वो पानी वाला दाल, हलवा चावल, और उसके बाद विशाखापट्टनम में भी उतना अच्छा नहीं मिलता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से मेरे को मेरे कॉलेज का खाना बहुत पसंद है। और ये भी लोग बोलते हैं कि प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए या तो चिकन मटन या फिर प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है। बट मैंने आपके वीडियोस में वैसा कुछ नहीं देखा है। आप कुक करते हैं खुद से? हाँ, नहीं, मैं कुक करना बहुत मुश्किल लगता है मेरे को। हाँ। इसलिए प्रोटीन इनटेक, देखिए ना, मेरा भी मसल लॉस बहुत हुआ था। मेरी बॉडी शेप में आ गई थी, लेकिन मेरी बॉडी बहुत पतली हो गई थी, बट टोन थी मेरी बॉडी। अगर मैं एवरेज खाना खाता ना, जैसे कि 2 रोटी 3 रोटी, थोड़ा सा चावल, इस टाइप का, नॉर्मली इंसान इतना ही खाता है, बट मैं एवरेज खाना खाता था 10 रोटी, 10-12 रोटी, 500 ग्राम्स ऑफ राइस, ऐसे मेरा खाना रहता था। सुबह भी मतलब लंच में भी, डिनर में भी। अब ब्रेकफास्ट तो खुद से बनाता था, ओट्स, अंडा। तो इनमें प्रोटीन बीच में नहीं आया, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं थे मेरे पास। ना ही चिकन वगैरह लेने के थे। चिकन लेता भी तो बनाने का बहुत झंझट था। हाँ, हॉस्टल में बहुत झंझट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ प्रोटीन के लिए। मेरे को एक डुप्लीकेट प्रोटीन मिल गया था। मैंने 5 kg का प्रोटीन, 5 kg का 4500 में लिया था, और सस्ता है करके मैं एकदम तुरंत ले लिया उसको, कि वाह भाई सस्ते में मिल रहा है, वो भी 5 kg प्रोटीन। मेरी तो मस्त बॉडी बन जाएगी, इतना बढ़िया वर्कआउट में हूँ, एकदम सब कुछ सही हो जाएगा। वो प्रोटीन पूरा फालतू निकला, पूरा डुप्लीकेट प्रोटीन था वो। तो आज के डेट पे भाई बहुत डुप्लीकेट प्रोटीन्स आ रहे हैं। मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरा केस थोड़ा सा अलग है। मेरे को अपना फैट बर्न करना नॉट अ बिग डील है मेरे लिए। मैं कितना वो खाऊँ, मैं नेक्स्ट डे 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, 12 किलोमीटर दौड़ूंगा, अच्छा खासा रनिंग करूँगा, तो मैं उन चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपना फैट बर्न कर सकता हूँ। बट बाकी लोग के लिए चीज़ें इतनी ईजी नहीं है, जहाँ तक मेरे को लगता है। लोग उतना रनिंग करना नहीं चाहता है कोई, और ना ही इतना कार्डियो करना चाहता है, तो वो लोग अपनी डाइट से सब कुछ मैनेज करते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
70% चीज़ें आपकी डाइट से ही होती है। जिम वगैरह ये सब वर्कआउट करना ये सब तो 30% है। सो 75 डेज हार्ड चैलेंज के बाद आपके 4000 फॉलोअर तक हो गए थे। देन सडनली विद इन अ 6 मंथ स्पैन पे आपके 300K फॉलोअर्स हो गए। तो इसका क्या रीज़न है? इंस्टाग्राम में फिटनेस के ऊपर ज़्यादा रीच नहीं आता है, सबसे ज़्यादा रीच आता है इंटरटेनमेंट के ऊपर। तो मैंने थोड़ा सा फिटनेस और इंटरटेनमेंट को मिक्स किया और लोगों को ये चीज़ बहुत एपिक लगी कि मैंने कैसे फिटनेस में मतलब बल्किंग और उसको इंटरटेनमेंट जोड़ दिया कि भाई मैं 30 रोटी खा रहा हूँ, 1 किलो 2 किलो चावल खा ले रहा हूँ। तो ये चीज़ों लड़कों को बहुत क्यूरियोसिटी लगी कि ये भाई क्या कर रहा है। मतलब कि सब ऑलमोस्ट बहुत से लोग खाते भी हैं, लेकिन ये हॉस्टल का खाना खा रहा है। मतलब हॉस्टल का खाना कोई कैसे खा सकता है। तो ये चीज़ों को मैंने थोड़ा सा सोचा, रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया। डायरेक्ट वायरल हो गई वीडियो पहला ही वीडियो? हाँ, मतलब कि 75 हार्ट के बाद मैंने बहुत कम वीडियोस डाली। मुश्किल से 4 महीने के गैप में मैंने मुश्किल से 4 वीडियो ही डाली होगी। और उसके बाद जैसे ही मैंने ये वीडियो डाली खाना खाने का, क्योंकि विंटर का टाइम चालू था, बल्किंग का थोड़ा सा ट्रेंड वगैरह चल रहा था, तो मैंने दिखा दिया कि भाई हॉस्टल खाने के साथ कैसे बल्किंग करते हैं। मैंने वीडियो डाली और वो डायरेक्ट वायरल हो गई। सबसे मेन पर्पस तो उसका ये था कि वो इंटरटेनिंग था। उसमें ये नहीं दिखा रहे कि, क्योंकि आज के डेट में देखोगे कि लोग डायरेक्ट स्क्रॉल कर दे रहे हैं, कोई ऐसे ट्राइसेप्स का भी एक्सरसाइज बता रहा है तो भाई 3 एक्सरसाइज फॉर योर ट्राइसेप्स, 3 एक्सरसाइज फॉर योर बाइसेप्स, ऐसे करके लोग डायरेक्ट स्क्रॉल कर दे रहे हैं। क्योंकि भरी पड़ी थी भाई लॉकडाउन तक चीज़ें, हर कोई दमा के सिखा रहा था। तो आज की डेट से उस चीज़ों से थोड़ा सा बोर हो गए हैं लोग। सब लोगों को ही पता है कि भाई ट्राइसेप्स कैसे मार रहे हैं, बाइसेप्स कैसे मारना है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसके रीच को बूस्ट करने के लिए गलत सलत वीडियोस भी बना रहे हैं कि फिटनेस से लेके ही कि भाई ये खाओ, इसको ऐसे करो वैसे करो। तो पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि एक क्रिएटर ऐसा बता रहा है, एक क्रिएटर ऐसा बता रहा है। अब सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। आपको अपने से थोड़ी चीज़ों को डिकोड करना चाहिए कि आपके लिए क्या एसेंशियल है। बस सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी अलग वर्क करती है। तो और एक चीज़ और है कि ना, चीज़ों फिटनेस इंडस्ट्री में ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, जो कि इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जैसे सो कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि लोग अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं, यंगस्टर्स खास कर कि भाई मेरे को 2 साल में बॉडी बना। 2 साल भी नहीं, इवन वो लोग 6 महीना 1 साल का टारगेट रखते हैं। ठीक, एकदम स्ट्रिक्ट डाइट लेना चालू कर देते हैं, जिसके बावजूद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वो गलत चीज़ों पे उनका ध्यान जाने लगता है। इन सब चीज़ों से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आप एकदम स्ट्रिक्ट डाइट में रह के भी आपका अगर ऐसा फिजिक वगैरह नहीं आ पा रहा है तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन फील होता है। इससे अच्छा नेचुरली अगर आप बॉडी बना रहे हो तो आपको एटलीस्ट 5 साल तो अच्छा ही 5 साल तो लगना ही है एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए। आप चुपचाप मम्मी के हाथ का खाना खाओ, अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करो, अपने बॉडी का डबल प्रोटीन लो, अच्छी खासी मसल मास बढ़ाओ और उससे बिल्ड करो। दैट्स इट। और मेरे साथ जो स्कैम हुआ है वो मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ हो, कि 5 किलो प्रोटीन 4500 में मिल रहा है आप लोगों को। मैं तो खुशी ले लिया था कि कम से कम 2.5-3 महीने फ्री। पता चला कि ये तो नकली प्रोटीन है। स्टोर्स वगैरह से लेना सबसे बेकार चीज़ है। ऑनलाइन भी बहुत सारी फर्जी वेबसाइट आ गए हैं प्रोटीन के लिए। तो मेरा भरोसा तो मसल ब्लेस पे है। मेरे से हर कोई पूछता है कि भाई कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, कौन सा क्रेटीन लेना चाहिए। मैं सीधे सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप मसल ब्लेस का ही लो। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं उनका एथलीट हूँ, ये तो बिल्कुल रीज़न नहीं है। क्योंकि मेरे साथ जो स्कैम हुआ है ना सस्ते के चक्कर में, कि मैंने 4500 गवा दिए 5 किलो प्रोटीन लेने में, मैं नहीं चाहता कि ये किसी और के साथ हो। मैं उसको बोलता हूँ भाई तू 1 महीना पॉकेट मनी मत बचा, तू 3 महीना पॉकेट मनी बचा और तू अच्छा प्रोटीन खरीद। मसल ब्लेज अच्छा है, और भी तेरे को अच्छा मिल जाए तो तू ले ले अच्छा। लेकिन भाई सबसे बेस्ट मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो मसल ब्लेज आप ले सकते हो। अगर कोई आपके वीडियोस देख के या फिर अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहता है और एक रियलिस्टिक गोल लेके जिम जाना चाहे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसको? जिम मेरा प्राइमरी
गोल नहीं है, मतलब कि फिटनेस तो प्राइमरी चीज़ ही होती है। तो मेरी प्राइमरी चीज़ों में जिम नहीं आता है, मेरी प्राइमरी चीज़ों में आता है रनिंग। तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव रहते हैं। किसी को अगर कोई नॉर्मल जॉब करनी है, वो फिट रहना चाहता है अपने लाइफ में, तो वो जिम कर सकता है। जैसे कि मेरे गोल्स कुछ अलग हैं। अगर मैं आगे जाके पुलिस वगैरह भर्ती दूंगा, एसआई की जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, या फिर एसएससी की जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, तो ये सब में फ़िज़िकल फिटनेस मांगता है। इसीलिए मैं रनिंग को थोड़ा प्रीफर करता हूँ, ताकि फिज़िकल टेस्ट में मेरे को कोई इश्यू ना हो जाता। इसलिए मैं सिर्फ रनिंग को प्रायोरिटाइज़ करता हूँ, बस यही रीज़न है। और अगर कोई जिम जाना चाहता है तो उनको किन किन की पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए? अच्छे से वार्म अप करना है सबसे पहले। तो स्टार्टिंग लाइट वेट से करो, अपनी कैपेबिलिटी पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। आप यहीं पर 2 लड़के लोग को खड़ा कर दीजिए जो महीने में एक बार सिर्फ 50 पुशअप किया है, और वो लड़का जो हर दिन 2 डेली पुशअप करता करता है। है। हाँ, आपको क्या लगता है कौन मुक्का मारेगा तो गिर जाएगा? ऑब्वियसली जो Obviously. डेली 2 पुशअप करता है। आपने बहुत कम टाइम स्पैन में बहुत हार्ड हिट किया है। बहुत सारे क्रिएटर्स देखते हैं हम फिटनेस पे, जो भी जिम जा रहा है फ़ोन ट्राइपॉड लेके जा रहा है ना, लोगों का वर्क नहीं करता है। कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो फिटनेस क्रिएटर बनना चाहता है? देखिए, मेरे वायरल होने का रीज़न ये था कि मैंने ट्रेंड सेट किया था। एक्चुअली मेरे को फॉलो करके बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, तो ऐसे में आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रेंड सेट करना बहुत अलग चीज़, वो तो किस्मत ही है मेरे ख्याल से, कैसे ट्रेंड सेट हो गया। बट मेरे को भी नहीं लगता कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फिटनेस में रहता तो मेरे को इतना ग्रोथ मिल पाता, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं है उतना रीच। जैसे रिस्पेक्टफुल 2 मिलियन वाले, 2.5 मिलियन वाले, वो लोग बहुत रिस्पेक्टफुल पीपल हैं। साकेत गोखले को ही देख लीजिए, उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए लोग उसे फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, उसकी चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। बट वो भी फिटनेस के अलावा डेली डेली लाइफ भी दिखाता है। लाइक कहीं फॉरेन भी गया तो वहाँ के उसके पापा जापान में वर्क करते थे, तो वो वहाँ के कल्चर्स को जानता है। और जापान से सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने वाले तो नहीं है भाई। बहुत उन लोग की चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक रहती हैं, इसीलिए साकेत गोखले इतना चीज़ों को सिस्टमेटिक रख पाता है। वो सीखा है जापान से। तो क्या क्या चीज़ें लोग ऐड कर सकते हैं, अपनी यूएसपी ढूंढ सकते हैं? इसके लिए क्रिएटिव होना पड़ेगा। जैसे आज के डेट पे मैं भी कंटेंट ढूंढता हूँ थोड़ा सा, कि मतलब कब तक मैं रनिंग वाला वीडियोस डालते रहूँगा, कब तक खाने वाला Evolution. हाँ, थोड़ा थोड़ा ना चीज़ों में मसाला डालना पड़ेगा। और उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ट्रेंड्स के साथ चलो। ट्रेंड के साथ बीच बीच में ट्रेंड्स आते रहते हैं, आप उस ट्रेंड को फॉलो करते जाओ और अपनी ग्रोथ बढ़ाते जाओ। बस यही कर सकते हो आप। सिर्फ फिटनेस में नहीं रहना, सिर्फ जिम को अपनी पूरी लाइफ नहीं बना लेना। कुछ लोग रहते हैं, मैं पता है देखा हूँ, एकदम जिम जिम करते रहेंगे, दिन रात जिम, सुबह जा रहे हैं, दिन में 2 बार जिम जाते हुए मैं देखा हूँ किसी किसी को। तो होता है, देखे हमने भी। मतलब भाई इतना क्यों करना है? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फिट रहने के लिए जाती है। बहुत कम लोग हैं जो लोग बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं, और उनमें से क्या सिक्योर कर ले रहे भाई। मतलब कि ये बहुत रेस्पेक्ट है उन लोग के लिए जिन लोग फिटनेस कोच, मतलब कि कोच बने हैं, अपने खुद का जिम खोले हैं, बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं। बट कुछ लोग सिर्फ ऐसे छोटे मोटे कंपटीशन में जाते हैं, अपना पूरा टाइम लगा के ना, दिन भर ट्रेन कर रहे हैं, एकदम हार्ड मील खा रहे हैं, एकदम स्ट्रिक्ट मील खा रहे हैं, दिन भर जिम कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, और ऐसे छोटे मोटे कंपटीशन में जाने के लिए। सो आप अपने वीडियोस वगैरह सारे खुद एडिट करते हो? खुद ही करता हूँ। कैसे टाइम निकालते हो? और वॉइस ओवर वगैरह कैसे करते हैं? वॉइस ओवर में बहुत दिक्कत जाता है। कम से कम मेरे को 1 घंटा वीडियो एडिट करने में जाता है, तो 1.5 घंटा वॉइस रिकॉर्डिंग करने में। एक्चुअली मैं वीडियो पहले ही एडिट कर लेता हूँ, उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर करते जाता हूँ, तो बहुत टाइम लगता है उन चीज़ों को सेट करने में। मैं सोच रहा हूँ कोई एडिटर हायर करूँ, बट टीम रखना मेरे को अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा अभी जब तक चीज़ें खुद ब खुद कर सकता हूँ कर रहा हूँ। एडिटिंग में कोई टिप्स ट्रिक्स आप अगर शेयर करना चाहते हो? एडिटर अपने पास रखना भाई, कोई एडिटर हायर कर लेना, आपका बहुत टाइम बचेगा।
अब मेरे को आता है, मेरे को एडिटिंग आता है ना, इसलिए मैं किसी और से करवाने का मन नहीं करता है मेरे को। सो आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है अपने फॉलोअर्स के साथ, तो आप इसको मेंटेन कैसे करते हो? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि भाई मेरे इतने सारे अच्छे फॉलोअर्स हैं। मेरे को हेट वगैरह कभी नहीं मिला। मेरे को जितने भी हेट्स आते थे ना, मैं देखता था कि लोग मेरे को अनफॉलो नहीं करते थे, मतलब कि जो लोग फॉलो करते थे उनका हमेशा से पॉजिटिव कमेंट आया मेरे को। इवन मैं खुद सोचता था कि भाई मेरे जैसा लड़का सिर्फ खा खा के इतना सारा फॉलोअर्स बढ़ा लिया, लेकिन बट मैं थोड़ा सा और पास जाता था कि भाई मेरा इतना हार्डवर्क भी किया है तो मैं डिज़र्व करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ना हेटर्स लोग यही देखते हैं कि भाई सिर्फ खा खा के इतने फॉलोअर्स बढ़ा लिए, तो उन लोग को ना ये जमता नहीं था। कितने सारे तो जिम वाले लड़के लोग भी, क्योंकि उन लोग भी मेहनत कर रहे हैं, उन लोग भी डेली वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन उन लोग तो वायरल नहीं हो पा रहे। ऐसे करके ना हेटर्स लोग का ही बहुत फेस करना पड़ा था मेरे को। बट थैंक्स टू माई फॉलोअर्स, जिन लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए तो हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ। मेरे को कितने सारे लोग मिलते हैं भैया, मेरा उनको इतना रिस्पेक्ट देता हूँ ना, इतना अच्छा फील कराने की कोशिश करता हूँ। मेरे को बाहर कोई भी मिल जाए तो, और भैया मैं आपको देखा हूँ आप खाना खाते हो ना, रोटी खाते हो। पहले तो 75 हार्ट के लिए बोलते थे तो बहुत रिस्पेक्ट लगता था, मतलब बहुत अच्छा लगता था, भैया आप वही हो ना, डेली दौड़ते हो, 75 हार्ट करते हो। उसके बाद लोग बोलने लगे भाई तू वही है ना, 2 किलो चावल खाता है, 20 रोटी खाता है, ऐसे करके। लेकिन तो भी चलो बढ़िया है, बता तो हाँ भाई मैं ही हूँ। आप वर्क कैसे करते हो, लाइक कितनी बड़ी टीम है आपकी? एक मैं हूँ, और 75 हार्ट में सबसे बेस्ट चीज़ हुआ था, मैं अपनी मोगो से मिला था। शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। शी इज़ एन IITian, वर्क फॉर कॉग्निजेंट। भाई बहुत अच्छे लेवल पे है वो, एंड शी चूज़ मी। वो कह हमेशा से कहती थी कि तुम्हारे अंदर कुछ स्पार्क दिखता है, तुम कुछ अच्छा करोगे। दैट्स वाई शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी। मेरी हर एक चीज़ें वो करती थी, मेरा पूरा इंस्टाग्राम वही संभालती थी। आज के डेट पे मेरा इंस्टाग्राम ऐसा है कि मेरे को कोई मैनेजर वगैरह हायर करना पड़ेगा, बट नहीं, सारे ब्रांड डील्स वही करती हैं। एक ही मेरे ये सब पॉडकास्ट यहाँ से निकलने के बाद एक इंस्टीट्यूट में मेरे को एज अ गेस्ट भी बुलाया है। नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, वो भी इन्होंने अरेंज किया। और फिर एक गिग भी है, वहाँ पर भी हमको बुलाया गया है। तो इन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए किया है, मेरी गर्लफ्रेंड ने। सो आई एम रियली थैंक्स टू हर। सो आप 2 लोग हैं? हाँ, सिर्फ वो और मैं, हमारी बस इतनी ही टीम है। सूर्या के इंस्टा आईडी पे लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, 30 मिलियन भी है, 60 मिलियन भी है। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ आपने वर्क किया हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे ब्रांड वर्क करती है, और आपको कैसे लाइक फ्रीडम मिलता है वर्क करने के लिए, वो सारी चीज़ें? फ्रीडम ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रांड लोगों के साथ वर्क करने के लिए। एक्चुअली मैंने 7-8 ब्रांड्स के साथ अभी तक काम कर चुका है, आगे और भी ब्रांड्स लाइंड अप है। मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है मसल ब्लेस के साथ, और इंस्टा और स्विगी, फास्ट एंड अप, ये सारे ब्रांड्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि ये आपको फ्रीडम देते हैं वीडियोस बनाने के। और अगर ब्रांड्स आपको फ्रीडम देती है ना, तो वो उस तरीके से रिजल्ट भी पाते हैं। देखिएगा आप भी कि स्विगी में अब तक का सबसे हाईएस्ट व्यूज़ वीडियो में मेरा ही है। ओके। हाँ, वो सबसे हाई व्यू वाला वीडियो है उनका प्रोफाइल में। और कैसे कांटेक्ट करते हैं ब्रांड्स, कांटेक्ट करते हैं या फिर आप देखिए, कांटेक्ट अगर करते हैं? आप अच्छे खासे व्यूज़ ला रहे हैं तो ब्रांड आपको अप्रोच करता है, या तो आपको अप्रोच करना चाहिए। ये 50-50 है, आप अप्रोच करते रहो ब्रांड्स लोगों को। अगर आपके व्यूज़ वगैरह अच्छे हैं तो ब्रांड्स भी आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ पर एक दूसरे के लिए लगे रहते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि ब्रांड अपने में है कि कोई अप्रोच करेगा तो हम प्रमोट कर लेंगे, ऐसे करके ऐसा नहीं होता। ब्रांड भी ढूंढते रहती है अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को जो उनका प्रोडक्ट अच्छे से प्रमोट कर सके। तो आप भी मेल्स वगैरह डालते रहो। आपको क्या लगता है ब्रांड्स क्या क्या चीज़ें देखती है? केवल क्या ये देखती है कि कितना वायरल हो रहा है, या फिर और भी चीज़ें होती हैं? हाँ, वायरल तो ज़रूरी है। कि वायरल नहीं हो रहा है, एटलीस्ट डिसेंट व्यूज़ तो ला रहा है ना लड़का, तो मतलब 200 के 300 के ऐसे व्यूज़ तो ला रहा है, तो ऐसे लोगों को ईजिली मिल जाता है ब्रांड। बट क्या मिलते हैं? बार्टेड और पेड दोनों अलग हैं। बार्टेड में ब्रांड को अप्रोच करना अच्छा रहता है स्टार्टिंग के लिए, बट अगर आपको एक्सपीरियंस मिल चुका है कि ब्रांड्स कैसे काम करते हैं, तो आप बार्टेड में नहीं करोगे, फिर आप सिर्फ पेड ही करोगे। क्योंकि आपको इस फील्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तब तक। अगर आपके कम व्यूज़ आ रहे हैं
कम व्यूज़ आ रहे हैं और आप ब्रांड के साथ काम करना चाहते हो तो बार्टेड एक लौता ऑप्शन है आपके लिए। अगर फिर आपको एक्सपीरियंस मिल गया है, आपको पता है कि व्यूज़ कैसे लाना है वीडियोस वगैरह में, फिर उसके बाद आप जाओ पेड में। मैं बहुत सारे वीडियोस में आपके देखता हूँ कि एक कोड होता है, मसल ब्लेज का कोड भी आप देते हो, है ना? तो मसल ब्लेज इतने बड़े ब्रांड्स के साथ वर्क करना कैसा रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 6 मंथ का, तो अभी तक मैं उनके लिए 6 मंथ के लिए एथलीट हूँ, आने वाले और 6 मंथ के लिए रहूँगा। सो उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मंथ में उनको 2 डिलीवरेबल्स देता था मैं, 2 वीडियो मतलब 2 रील्स और 2 स्टोरी, ऐसा करके कॉन्ट्रैक्ट था। ऐसा कंटिन्यूस 6 मंथ तक रहेगा और इसके लिए पेड भी था, तो ठीक ठाक मेरे को पेमेंट भी मिलती थी उनसे। देखिए मेरे पास तो मेरी मोगू थी जिन्होंने इतना अच्छा नेगोशिएट करके मेरे को ये ब्रांड का अप्रोच दिलाया, लेकिन नेगोशिएशन स्किल्स इसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन स्किल्स। और ये कॉन्वर्सेशन स्किल्स करने के लिए बीच में आते हैं एजेंसी वाले। तो आप एजेंसी के थ्रू भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर एक बार आपको एक्सपीरियंस मिल गया अच्छा खासा तो आप बिना एजेंसी के भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोलो हो, आपके पास टीम वगैरह नहीं है, तो एजेंसी के थ्रू करना बेटर रहता है। ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, प्लस कॉलेज भी कर रहे हैं, ये सब में फैमिली का सपोर्ट सिस्टम होना कितना ज़रूरी होता है? फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है भाई। आपके में कौन सपोर्टिव है, मॉम या डैड? बचपन से आई सराउंडेड बाय वीमेंस ओनली। मेरी मम्मी, मेरी 2 बहन, तो मैं इनसे ही सराउंडेड था, बहुत सारी चीज़ें सीखा मेरी मम्मी मेरे को एक अच्छा खासा वेल सेटल्ड लड़का देखना चाहती थी, इसलिए हमेशा मेरी पढ़ाई में ही उन्होंने फोकस करवाया, स्पोर्ट्स वगैरह खेलने नहीं दिया। बट फिर भी चीज़ें करते गया मैं। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई कराने के लिए। आज मैं इस जगह पे हूँ, वो भी सिर्फ मम्मी की वजह से हूँ, अपनी बहनों की वजह से, कि इन्होंने मेरे को एटलीस्ट डिग्री लेने तक के लिए तो फोर्स किया। वरना मैं 12th के बाद रहता कोई प्राइवेट जॉब करते रहता। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना इनकरेज किया कि भाई एटलीस्ट मैं इधर आके अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरी फैमिली इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, बट मेरी मम्मी और दीदी कोशिश करते रहते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसे हम पॉकेट में नहीं देते रहें, इसकी फ़ीस भरते रहें। फ़ीस वगैरह की बात है, मेरी मम्मी एक बार डांट दी थी मेरे वार्डन को कि आप फ़ीस के लिए उसको क्यों बोल रहे हो, लेट हो रहा है तो आप हमको कॉल करो, हम फ़ोन उठाते हैं ना, हम आपसे बात करेंगे, आप हमारे बेटे को क्यों बोलो। मतलब मेरी मम्मी इतना कह देती थी उन लोगों को कि उसको फ़ीस वगैरह के लिए आप कॉल नहीं करोगे, परेशान नहीं करोगे, ऐसे करके बहुत सपोर्ट मिला अभी फैमिली। और अभी कैसा है? अभी तो बहुत अच्छे हो गए हैं। मेरी दोनों बहनें वेल सेटल्ड है, एक इंजीनियर है, अच्छी खासी जॉब कर रही है, एक MBBS कर रही है, वो भी उनका भी PG स्टार्ट होने वाला है अभी। मेरे को एज अ खोटा सिक्का समझती थी मम्मी, मतलब कि बाहर भी जाती थी तो बात होता था, मतलब कि मेरा ऑलमोस्ट फैमिली ही जानता था कि मैं किस टाइप का हूँ। ये कुछ सक्सेस मतलब कि कुछ प्रोग्रेस करने से पहले कैसे नहीं, बेटी लोग हैं, अच्छा कर रही हैं, बेटा भी कुछ कर लेगा तो सुकून मिल जाएगा मेरे को, बाकी मैं बेटियों से खुश हूँ ऐसे करके। फिर जब मैंने कुछ चीज़ें प्रोग्रेस की तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, एकदम खुश हुई। बोलती हैं कि तुमको जितना ही पैसा आता है तुम जमा करो, ऐसे करके तुम मेरे से पॉकेट मनी डेली लेते रहा करो, तुमको कोई ज़रूरत नहीं अपना पैसा खर्च करने की, तुम मेरे से पॉकेट मनी लेते रहना बेटा, ऐसा करके। आज के डेट में मेरे को उनको बोलना भी नहीं पड़ता कि मम्मी पॉकेट मनी दे दो, वो खुद डालते हैं मेरे को पॉकेट मनी। तो खुशी इस बात की नहीं रहती कि पैसे आ रहे हैं, खुशी इस बात की होती है कि मम्मी दीदी लोग को पैसा भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरे को प्रॉब्लम पहले भी नहीं था पैसा भेजने में, लेकिन उस पैसे का मैं क्या करूँगा ना, ये सोच के मम्मी दीदी लोग बहुत परेशान रहते थे। बट चीज़ें सुधारी।